जो बहुत महत्वपूर्ण है। हर कोई उन्हें जानता है और उन्हें याद करता है। इस कहानी में एक ऐसी ही तारीख और घटना के बारे में बताया है जो 1914 में हुई थी। तो आगे हम इस कहानी को पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि 1914 में क्या हुआ था। माइकल मार्पुआगो, जो इस कहानी के लेखक हैं, एक बार वे एक कबाड़ी की दुकान पर गए जो कि ब्रिडपोर्ट में है। वहाँ उन्होंने एक रोल टॉप डेस्क देखा। वह रोल टॉप डेस्क 19वीं शताब्दी का था, जो ओक की लकड़ी का बना हुआ था। उस रोल टॉप डेस्क की हालत बहुत खराब थी और उसका ऊपरी हिस्सा खिसका हुआ था। उसके एक हिस्से में जलने के दाग भी थे। हालांकि उस मेज की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं थी और वह काफ़ी सस्ता दिख रहा था, इसलिए लेखक ने उसे खरीदना चाहा और लेखक को लगा कि वह उसकी मरम्मत करके उसे ठीक कर लेगा। लेकिन लेखक के लिए उसे ठीक करना किसी चुनौती से कम नहीं था। उसने उस रात को रोल टॉप डेस्क को खरीद लिया और उसे अपने गैरेज के पीछे वाले कमरे में ले गया। लेखक ने उस मेज की मरम्मत का काम क्रिसमस से एक दिन पहले शुरू कर दिया। लेखक ने उस मेज के ऊपरी हिस्से को, जो कि खिसक जाया करता था, उसे हटाया। वह उसके दराज को बाहर निकाला। उस मेज की स्थिति काफी खराब हो चुकी थी। उस पर आग और पानी के काफी दाग भी थे और आखिरी दराज बहुत बुरी तरह से फंसा हुआ था। लेखक ने उसे निकालने की बहुत कोशिश की। फिर लेखक ने उस पे अपनी मुट्ठी से जोर से मारा और फिर वह दराज बाहर निकल आया। तभी लेखक ने उसमें एक टीन का काला डिब्बा देखा। लेखक ने उसे बाहर निकाला। उस डिब्बे के ऊपर एक नोटपैड का टुकड़ा था जिस पर लिखा था, जिम का अंतिम पत्र 25 जनवरी 1915 को प्राप्त हुआ। इस पत्र को जिसने लिखा था, उसने उस पत्र में अपनी आखिरी इच्छा व्यक्त की थी कि इस पत्र को मेरे साथ ही दफन कर देना। लेखक ने बड़ी उत्सुकता के साथ उस डिब्बे को खोल लिया। उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा मिला जिसमें पता लिखा हुआ था, मिसेस जिम मैकफरसन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिडपोर्ट, डॉर्सेट, और उसमें तारीख भी लिखी हुई थी 26 दिसंबर 1914। तो मैं आपको बता दूं कि ये पत्र जिम मैकफरसन ने अपनी पत्नी कोनी मैकफरसन को लिखा था। अब आगे हम पार्ट 2 में देखेंगे कि क्या होता है। इसके बाद लेखक लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा था, डियरेस्ट कोनी, मेरा मन बहुत खुश है, इसलिए यह पत्र मैं आपको लिख रहा हूँ क्योंकि कुछ बहुत ही अद्भुत हुआ है जो मुझे आपको एक बार बताना होगा। हम सब कल क्रिसमस की सुबह अपने ट्रेंचेस में खड़े थे, ट्रेंचेस जहाँ पे सिपाही छिपते हैं। आगे जिम बताता है कि उस दिन बहुत शांत और साफ माहौल था। जितने भी मैंने सुबह देखी उन सब में से यह सबसे अच्छी सुबह थी। यह सुबह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे क्रिसमस की सुबह होती है। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैंने इसे शुरू किया, लेकिन जो सच्चाई है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। और सच्चाई यह है कि इस अच्छे काम को फ्रिट्ज ने शुरू किया, मैंने नहीं किया। सबसे पहले किसी ने एक सफेद झंडे को हमारे विपरीत ट्रेंचेस में लहराते हुए देखा। उसके बाद उन्होंने हमें नो मैंस लैंड से आवाज दी। नो मैंस लैंड का मतलब होता है जहाँ पर कोई आदमी नहीं रह सकता। तो आवाज आई, हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस। इसके बाद हमें बहुत आश्चर्य हुआ, तो हम में से भी कुछ लोग चिल्लाए, सेम टू यू फ्रिज्ड, सेम टू यू। तो मुझे लगा शायद यही वो बात थी। फिर हमने आपस में एक दूसरे को हैप्पी क्रिसमस विश किया। आगे जिम बताता है कि शत्रुओं की तरफ से एक व्यक्ति सामने से आया। उसने एक ग्रे कलर का ग्रे कोट पहना हुआ था। ग्रे कोट यानी कि एक लंबा सा कोट। फिर उसने अपना व्हाइट फ्लैग बाहर की ओर निकाला और उसे फहराने लग गया। फिर एक व्यक्ति चिल्लाया कि गोली मत चलाना। फिर किसी ने भी गोली नहीं चलाई। इसके बाद पैरापिट यानी कि दीवार की तरफ से फ्रिज के कुछ लोग हमारी ओर आए और मैंने अपने आदमियों से कहा कि सब अपने सिर नीचे कर लो, ये एक चाल है। लेकिन ये कोई चाल नहीं थी। फिर एक जर्मन व्यक्ति अपने सिर के ऊपर एक बॉटल को हिला रहा था और उसने कहा, टॉमी, ये क्रिसमस का दिन है, हमारे पास स्नैप्स यानी कि जर्मन ड्रिंक और सॉसेज भी है, तो क्या हम आपस में मिले? तभी वहाँ से दर्जनों लोग हमारी तरफ आए। उनके पास कोई भी राइफल नहीं था। सबसे पहले मॉरिसिस आया और उसने फिर अपने लड़कों यानी कि सैनिकों से कहा कि चलो, हम किसका इंतजार कर रहे हैं, और फिर उन्हें रोकने वाला कोई नहीं था। आगे जिम कहता है कि मैं तो अधिकारी था, मुझे उन्हें वहाँ रोकना चाहिए था उसी समय, लेकिन मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि मुझे ऐसा करना चाहिए था। आगे जिम कहता है कि मैं देख सकता था कि लाइन के आसपास एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जा रहे थे। ग्रे कोट और खादी कोट आपस में मिल रहे थे, मैं भी उसका हिस्सा था। अब वॉर के बीच में हम शांति बना रहे थे। आगे जिम कहता है कि कोनी, तुम कल्पना भी नहीं कर सकती मेरी भावनाओं का कि किस तरह से फिस्ट ऑफिसर ने मेरी आंखों में देखा और वह मेरे पास आया। उसने बहुत गर्मजोशी के साथ मुझसे हाथ मिलाते हुए कहा कि मैं हैंस वुल्फ और मैं डसलडॉर्फ से हूँ और मैं ऑर्केस्ट्रा में सेलो बजाता हूँ।
फिर मैंने भी कह दिया कि मेरा नाम कैप्टन जिम मैकफरसन है और मैं एक स्कूल टीचर हूँ और डॉर्सेट में रहता हूँ, जो कि इंग्लैंड के पश्चिम में है। फिर हैंसवुल्फ मुस्कुराया। उसने कहा कि वह डॉर्सेट के बारे में बहुत अच्छे से जानता है। फिर हमने आपस में रम, रैसन और सॉसेज को शेयर किया और आपस में बहुत सी अच्छी बातें की। हैंसवुल्फ बहुत अच्छी इंग्लिश बोल रहा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह कभी डॉर्सेट नहीं गया और ना ही वह कभी इंग्लैंड आया। उसने जो कुछ भी सीखा था वह सब उसने अपनी स्कूल की इंग्लिश बुक से पढ़कर सीखा था। उसका फेवरेट राइटर थॉमस हार्डी है और उसकी किताब फार फ्रॉम दी मेंडलिंग क्राउड से ही उसने डॉर्सेट के बारे में सारा कुछ जाना था। आगे जिम बताता है कि उसने हैंसवुल्फ के साथ क्रिसमस केक को शेयर किया जो कि तुमने भेजा था। फिर हैंसवुल्फ ने कहा कि उसके लिए ये एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी, क्योंकि उसने ना तो ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी देखी थी और ना ही ऐसी क्रिसमस पार्टी की कोई कल्पना की थी। तभी एक सिपाही फुटबॉल लेकर आया और ग्रे कोट्स के ढेर से गोल पोस्ट बनाया गया। आगे जिम कहता है कि फिर से एक बार टॉमी और फ्रिज की टीमें आपस में नो मैंस लैंड पर आ गई और दोनों टीमों के बीच में एक फुटबॉल का मैच हुआ और फिर मैंने और हैंसवुल्फ ने मिलकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। आगे जिम कहता है कि हैंसवुल्फ ने उससे कहा कि अगर युद्ध की जगह फुटबॉल या क्रिकेट मैच से ही समस्याओं का हल हो जाता और संसार की स्थिति बेहतर हो जाती तो कितना अच्छा होता, क्योंकि खेल में ना तो कोई व्यक्ति मरता है, ना तो कोई परिवार अनाथ होता है और ना ही कोई अपने पीछे विधवाओं को छोड़कर जाता है। आगे जिम कहता है कि फ्रिज की टीम फुटबॉल के मैच को 2 गोल से जीत गई और इसी तरह से फुटबॉल का मैच खत्म हो गया। फुटबॉल का मैच खत्म होने के बाद सभी लोगों ने एक साथ मिलकर खाना खाया। अब बिछड़ने का समय भी आ गया था। मैंने और हैंसवुल्फ ने एक दूसरे को अलविदा कहा और हम दोनों वहाँ से चले गए। उसी रात जर्मनों की ओर से कैरोल गाने की आवाज़ आई। कैरोल एक रिलीजियस सॉन्ग होता है। फिर जिम कहता है कि हमारे सिपाहियों ने भी कैरोल गाना शुरू कर दिया। कुछ देर तक ये कैरोल गाने का सिलसिला चलते रहा और बाद में सब शांत हो गया। अब लेटर के अंत में जिम मैकफरसन कहता है कि वह इन पलों को जीवन भर याद रखेगा और उसे आशा है कि यह युद्ध भी जल्दी खत्म हो जाएगा और दोनों सेनाएं शांति से रहेंगी। और उसने कहा कि उसे ये उम्मीद भी है कि वे फिर से जल्द मिलेंगे। अब हम पार्ट 3 को पढ़ेंगे। लेखक ने पत्र को पढ़ने के बाद उस लेटर को दोबारा से लिफाफे में डाल दिया। उसने ये फैसला किया कि वह इस पत्र को उसके पास पहुंचाएगा जिसके लिए यह पत्र लिखा गया था। आगे लेखक बताए हुए पते के अनुसार गाड़ी से ब्रिडपोर्ट की ओर गया। वह मकान नंबर 12 पर पहुंचा, जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। उसने आसपास पता किया तो उसे पता चला कि मिसेस मैकफरसन आग लगने के समय घर के अंदर ही थी, जिस कारण वह आग में बुरी तरह से झुलस गई, लेकिन वह बच गई थी। उस समय मिसेस मैकफरसन की उम्र 101 वर्ष थी और अब वह किसी नर्सिंग होम में रह रही थी। लेखक मिसेस मैकफरसन से मिलने के लिए नर्सिंग होम गया। वहाँ उसकी मुलाकात एक मैट्रिन से हुई। मैट्रिन उससे कहती है कि मिसेस मैकफरसन बहुत असमंजस की स्थिति में है। फिर लेखक मिसेस मैकफरसन से मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि मिसेस मैकफरसन एक कुर्सी में बैठी हुई है। तभी मिसेस मैकफरसन लेखक की ओर देखने लगी और उसी समय उसकी आंखों में चमक आ गई। फिर लेखक ने उसे मिसेस कोनी कहकर पुकारा और उसे मिस्टर मैकफरसन का वह पत्र सौंपा और लेखक ने मिसेस मैकफरसन को बताया कि उसे ये पत्र कैसे मिला। लेकिन मिसेस मैकफरसन कुछ भी नहीं सुन रही थी। फिर मिसेस मैकफरसन ने लेखक की तरफ हाथ बढ़ाया और लेखक का हाथ पकड़ लिया। उसी समय उसकी आंखों में आंसू आ गए। मिसेस मैकफरसन को लगा कि उसका जिम वापस लौट कर आ गया है और उसने अपना वादा भी निभाया है, इसलिए वह क्रिसमस के अवसर पर लौट कर आया है। फिर उसने उसे अपने पास बिठाया, उसके गालों को चूमा और बहुत देर तक वह उससे बातें करती गई। मिसेस मैकफरसन ने अंत में कहा कि यह दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है उसके लिए। तो यहीं पे ये स्टोरी समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।